2G 3G दामाद जी लूट लिया रे, देखो लूट लिया रे, सोनिया के दामाद ने देश लूट लिया रे। कोयले में लूटा, 2G में लूटा, जो बचा खुचा था वो राहुल के जीजा जी ने लूटा। याद करिए 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जबान से गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा का नाम हटता ही नहीं था। और तो और गोदी मीडिया इस तरह से प्रचारित किया करता था मानो गांधी परिवार ने पूरे देश का खजाना रॉबर्ट वाड्रा की झोली में ठेल दिया हो। बीजेपी के नेता तो सरेआम कहा करते थे कि पूरा देश दामाद को दहेज में दे दिया। अब 10 साल बीतने के बाद एक तो 1 रुपए का गड़बड़ झाला कहीं से पकड़ा नहीं गया। दूसरे प्रियंका गांधी के पति, सोनिया गांधी के दामाद और राहुल गांधी के जिज्जा जी के ऊपर जो आरोप लगे थे और जिस कंपनी से संबंधित आरोप लगे थे उसका इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ जो खेल निकलकर सामने आया है वो चौंका देने वाला है। ये खेल देखने के बाद आप फिर से वही कहावत दोहराएंगे कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। रुपया दे दो, 100 नहीं, 700 नहीं, 7 लाख खून माफ हो जाएंगे। ऐसा गेम सामने आया है। इसके अलावा भारत एक विशेष मामले में विश्वगुरु बन गया है, जैसा दुनिया के किसी कोने में शायद आज तक नहीं हुआ होगा और ना शायद होगा। इसके लिए तो आपको निश्चित ही थैंक यू फलाने जी बोल ही देना चाहिए। एक और बात, अब तक आपने सुना था कि जिन भी विपक्षी नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, जैसे वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डुबकी मारते हैं, आंख कान बंद करके साफ सुथरे होकर बाहर निकल जाते हैं। कई मंत्री तो कहीं मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन उससे भी दिलचस्प मामला इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कंपनियों का निकल कर आया है। और यहाँ बीजेपी नहीं, सीधे सीधे सरकार घुसी पड़ी ही दिखती है। वही सरकार जिसने नारा दिया था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार फलनवा सरकार। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर में एक बार फिर से भारत के लोकतंत्र की अम्मा मोटी हो गई है और किस तरीके से डंका बज रहा है। दुनिया भर के अखबार क्या क्या लिख रहे हैं उसका कुछ नमूना आपको दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप में पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ये सब फ्री होता है। शुरू में ही निपटा लिया करिए, बाद में कुछ लोग भूल जाते हैं। सबसे पहले आप सभी को लाख लाख बधाइयां। अरे होली या रमजान की नहीं, वो मिल गया। अरे वो मिल गया। आप सोच रहे होंगे कौन मिल गया? भाई अन्ना हजारे। पिछले कितने ही साल से आप लोग खोज रहे थे ना कि जो अन्ना हजारे देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने निकले थे वो कहाँ मुक्त हो गए। देखिए वो प्रकट हो गए। जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, अन्ना दूसरे गोला से वापस आ गए और कह रहे हैं कि मुझे दुख है कि जिस केजरीवाल ने हमारे साथ काम किया और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। इसका मुझे दुख हुआ, लेकिन करेगा क्या? सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। अभी जो गिरफ्तारी हुई है, जो कुछ हो रहा है वो सब इसलिए है क्योंकि केजरीवाल ने ऐसा किया। अब सरकार देखेगी। यहाँ देखने वाली बात यह है कि अन्ना हजारे जब अपना बयान दे रहे थे तो कोई व्यक्ति फुसुर फुसुर करके कुछ सिखा रहा था। क्या सिखा रहा था ये तो अन्ना ही बता सकते हैं, मगर अन्ना ने देश को जो सिखाया और जिस तरीके से टोपी पहनाया उसका दंश ये देश सदियों तक भुगतेगा। इस वक्त देश और दुनिया भर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय यदि कुछ है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार। मगर अन्ना ने मुंह खोला तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी को कहीं न कहीं सही ठहराने के लिए। मगर उससे बड़ा सवाल यह है कि शराब पर नीति बनाना अन्ना हजारे को दुख दे देता है, लेकिन गुजरात में अडानी के पोर्ट से लगातार हजारों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है। उसके खिलाफ अन्ना हजारे की जबान से कुछ भी नहीं निकलता। देश का लोकतंत्र इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किस तरीके से खतरे में डाला गया। लगातार कथित धन उगाही से लेकर एक्सटॉर्शन, डराना, धमकाना, तोड़ना फोड़ना सब कुछ सामने आ रहा है। मगर अन्ना हजारे को सिर्फ यह बुरा लगा कि केजरीवाल ने शराब नीति बनाई और खुद ही कह रहे हैं कि सरकार के आगे क्या कर सकता है। सही बात है, इस सरकार के आगे अन्ना हजारे क्या कर सकता है। कांग्रेस की सरकार होती तो अन्ना रामलीला मैदान में पहुंच जाते। इतिहास बताता है। और खुद ही देखिए 10 सालों की मोदी सत्ता में किसानों से लेकर महिला पहलवानों तक, मणिपुर से लेकर राफेल, पेगासस, चुनाव आयोग, ईवीएम और अब इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर पीएम केयर फंड तक इतने सारे मामले आए। अन्ना हजारे रालेगढ़ सिद्धि से निकलकर दिल्ली नहीं पहुंच पाए। इसीलिए जबान से निकल रहा है कि सरकार के आगे कोई क्या कर सकता है। बिल्कुल हजारे साहब, इस सरकार के आगे आप क्या ही कर सकते हैं। बहरहाल लगे हाथ इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये विकसित भारत की वही तस्वीर है जो कुछ साल पहले मोदी सत्ता ने देश और दुनिया को दिखाया था। विश्व गुरु भारत की ये सुंदर तस्वीर देखते हुए ताली बजाइए। ताली बजाने वाली अपनी मूर्खता पर एक बार फिर से ताली बजा लीजिए। अरे भाई, इतनी जल्दी भुला गए क्या? आज ताली बजाने की बरसी है। बताइए, विश्व गुरु के लोगों की मेमोरी इतनी कमजोर होगी तो कैसे काम चलेगा। विश्व गुरु बनना भूल मत जाइएगा।
चलिए, उस वक्त ताली धीरे से बजाए होंगे तो अब जोर जोर से बजाइए। और जिस रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर गांधी परिवार समेत पूरी की पूरी कांग्रेस और यूपीए सरकार को जमकर बदनाम किया गया, आरोप लगाया गया कि देश की सारी जमीन, सारी संपत्ति सोनिया गांधी अपने दामाद के नाम कर रही है। और अब जो कहानी निकलकर सामने आई है वो चीख चीख कर पूछ रही है कि क्या बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सितंबर 2018 में हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम में जमीन खरीद बिक्री को लेकर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ तथा अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। 2014 के चुनाव में सोनिया गांधी के दामाद को लेकर खूब सारे आरोप लगाए गए। जिस तरीके से अन्ना, रामदेव, केजरीवाल जैसे लोगों ने बेबुनियाद आरोप गढ़े थे और जितना अहम रोल उस वक्त की सरकार को बदनाम करने में इनका था, लगभग उतना ही रॉबर्ट वाड्रा पर लगाए गए आरोपों का भी था। मगर कुछ साल बाद इस मामले में एक अजीब कहानी सामने आई और कहानी यह थी कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट में जाकर कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो भी जमीन का सौदा हुआ था ना, उसमें कहीं कुछ उल्लंघन नहीं है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं। लेकिन जब वाड्रा ने सोशल मीडिया पर दोष मुक्ति का दावा किया तब हरियाणा की सरकार सामने आती है और कहती है कि नहीं नहीं, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। इस पूरी कहानी को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो पूरा घचर पचर नजर आएगा। मतलब जो सरकार हाईकोर्ट में जाकर कहती है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, वही सरकार जनता के बीच आकर कहती है कि नहीं नहीं, हमने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है, हम फिर जांच कराएंगे। बाकी कंफ्यूजन क्रिएट करने का भाजपा सरकारों का जो रवैया है वो तो आपने देखा ही है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अप्रैल 2023 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने डीएलएफ समूह के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कही थी, लेकिन अभी जो चुनावी बॉन्ड का डाटा सामने आया है वो चौंका देने वाला है। डीएलएफ समूह ने अक्टूबर 2019 और नवंबर 2022 के बीच भाजपा को 170 करोड़ रुपए का चंदा दिया, यानी मोटा मोटी 1.25 अरब। और ये सारा बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए था, किसी और को 1 रुपया नहीं दिया गया। डीएलएफ ग्रुप पहली बार साल 2012 में तब ज्यादा सुर्खियों में आया था जब रॉबर्ट वाड्रा से जमीन खरीद का मामला सामने आया और इसे हरियाणा की सरकार ने रद्द कर दिया। पूरी कहानी पढ़ना चाहें तो यहां पढ़ लीजिए। मैं अभी की पूरी कहानी आपके सामने रख रहा हूं और सवाल भी रख रहा हूं, ध्यान से सुनते जाइए। जनवरी 2019 में इसी फर्म पर भूमि आवंटन के अन्य मामले में कथित गड़बड़ी को लेकर सीबीआई ने छापेमारी की, तलाशी की। फिर क्या था, अक्टूबर 2019 में चंदे का भुगतान शुरू हो गया। 2020 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ और 5 महीने बाद ही 2023 में हरियाणा की भाजपा सरकार ने कोर्ट में बताया कि साल 2012 में कंपनी और वाड्रा के बीच जमीन का जो लेन देन हुआ था उसमें कहीं कोई उल्लंघन नहीं है। अब सवाल यह है कि जिस आरोप को लेकर पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी 10 साल पहले गांधी परिवार और कांग्रेस को बदनाम कर रही थी, क्या चंदा मिलते ही वो आरोप धुआं धुआं हो गया? क्या चंदे में इतनी ताकत है कि प्रमुख विपक्षी दल के प्रमुख लोगों के प्रमुख दामाद को भी कथित क्लीन चिट दी जा सकती है? यहाँ एक बात और देखने वाली है कि चंदा रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप ने दिया जो दूसरी पार्टी थी। मगर यदि क्लीन चिट दी जाती है तब तो दोनों साफ सुथरे निकल जाएंगे। और हाई कोर्ट में जैसी बात भाजपा सरकार ने कही उससे तो रॉबर्ट वाड्रा भी साफ सुथरे हुए और डीएलएफ भी साफ सुथरी हुई। अब सवाल यह है कि क्या दामाद जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को टोपी नहीं पहनाई? खुद नरेंद्र मोदी रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कैसे कैसे बयान दिया करते थे, कितने आरोप लगाया करते थे। 2G 3G जिज्जा जी, जैसे ही भाजपा के खाते में आए इलेक्टोरल बॉन्ड जी, खत्म हो गया सारा कांड जी। याद करिए, पिछले कई साल से यही बात मैं लगातार दोहरा रहा हूं। मामला 2G का हो या फिर जिज्जा जी का हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के किसी भी नेता का हो, यदि भारतीय जनता पार्टी को एक तिनका भी इनके खिलाफ मिला होता तो आज वो सब के सब जेल में ठूस दिए गए होते। जब बिना 1 रुपए की बरामदगी के आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता जेल में ठूसे जा सकते हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल भेजा जा सकता है, तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कौन से मुख्यमंत्री हैं? उनको भी भेजा जा सकता था और दामाद जी को तो पहले लपेटा जा सकता था और आसानी से। मगर ऐसा लग रहा है कि चंदा सब कुछ माफ करवा देता है, सारे दाग साफ करवा देता है। मैंने लगातार यही कहा कि 2G जैसे हवाबाज घोटाले में या तो घोटाला हुआ और वर्तमान की मोदी सत्ता ने घूस लेकर सबको बरी करवा दिया, सारे सबूत मिटा दिए, या फिर घोटाला हुआ ही नहीं। 2 ही बातें हो सकती हैं, इस पार या उस पार। मगर समझने वाली बात यह है कि इसी सरकार की सीबीआई 2G मामले को में सबको क्लीन चिट दे चुकी है और देश का प्रधानमंत्री आज भी घूम घूम कर पूरे देश में झूठ परोसता है। 2G घोटाले के नाम पर वोट मांगता है, जो घोटाला कभी सिद्ध ही नहीं हुआ और तो और कोई सबूत नहीं मिला। इसी सरकार की जांच एजेंसी ने कहा। वीडियो में बने रहिएगा, आगे कुछ कहानियां और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। मगर उससे पहले 2 लाइन में
रॉबर्ट वाड्रा, डीएलएफ और भाजपा की सरकारों का पूरा कारनामा समझ लीजिए। सितंबर 2018 में डीएलएफ कंपनी के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई। जनवरी 2019 में सीबीआई ने छापेमारी की, तलाशी ली। अक्टूबर 2019 से नवंबर 2022 के बीच इस कंपनी ने 170 करोड़ का चंदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया। लगभग 5 महीने बाद अप्रैल 2023 में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। भाजपा की सरकार ने कहा कि 2012 में वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो जमीन का लेन देन हुआ था उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। इसके बाद 2023 से लेकर 2024 तक इस कंपनी ने बीजेपी को 1 रुपए का चंदा नहीं दिया। बाकी भाजपा की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कुछ और कहानियां सुन लीजिए। इसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दुनिया भर में क्या क्या लिखा पढ़ा जा रहा है उसको देखेंगे। अब जरा ये कहानी देखिए। साल 2018 में मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई ने 9491 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को हाई रिस्क के रूप में वर्गीकृत किया था। मगर समझने वाली बात यह है कि इसमें से 19 कंपनियों ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया था। मगर इसमें और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इन कंपनियों में से 18 पीएमएलए के तहत नियमों का उल्लंघन करने के लिए उच्च जोखिम वाले में जिनका नाम था उनका नाम लिस्ट से बाहर हो गया। यानी इस कहानी को देखकर एक सवाल यह उठता है कि क्या देश का वित्त मंत्रालय भी इस कदर भाजपा के लिए चुनावी चंदा उगाही में लगा हुआ था, धन उगाही में लगा हुआ था? कंपनियों को पहले हाई रिस्क की सूची में डाल दो, अगर वो भाजपा को मोटा चंदा देती हैं तो फिर सूची से बाहर निकाल दो। हो सकता है आपको यह मामला जरा कम समझ में आए या फिर कुछ हल्का नजर आए, लेकिन यह हल्का नहीं है। जरा सोचिए, जिन कंपनियों के ऊपर मंत्रालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की गई हो, वो भाजपा को आखिर चंदा किस बात के लिए दे रहे हैं? आखिर तमाम बिजनेसमैन, तमाम कंपनियां उनके ऊपर कार्रवाई होने के बाद ही, छापेमारी होने के बाद ही या फिर जेल भेजे जाने के बाद ही बीजेपी को चंदा क्यों दे रही हैं? इनाम दे रही हैं क्या कि भैया तुम्हारी भाजपा सरकार ने हमको जेल भेज दिया, हम पर रहमो करम कर दिया, हम पर बड़ा एहसान कर दिया, हमारी कंपनी को हाई रिस्क वाली कंपनी बता दिया, हमारे ऊपर छापा मरवा दिया, तुम्हारा थोबड़ा बड़ा सुंदर है, चांद का टुकड़ा है, लो हमारी तरफ से इतना करोड़ या इतने अरब का चंदा ले लो। अब जरा 10-20 सेकंड का समय निकालकर सुन लीजिए कंपनियों का नाम और कितना चंदा इन लोगों ने दिया। रेणुका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़, पूरा का पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा। कामना क्रेडिट्स चंदा 11.5 करोड़ का, लेकिन बीजेपी को सिर्फ 1 करोड़, बाकी बीआरएस, बीजेडी, टीएमसी जैसी पार्टियों को दिया। मगर किसी को भी दिया तो देने के पीछे कारण क्या था? इनोसेंट मर्चेंडाइज 25 लाख, ऑलमाइटी फाइनेंस 30 लाख। इसी तरह से आपकी स्क्रीन पर तमाम कंपनियों का नाम पूरी तरह से डिटेल में है, लगा देता हूं, चाहे तो वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। करोड़ों रुपए का ऊपर नीचे दिखेगा और इनमें से ज्यादातर को हाई रिस्क वाली कंपनी इस देश की सरकार ने बताया था। इनसे भी मिल लीजिए। नवयुग इंजीनियरिंग, इसी कंपनी का ठेका टनल बनाने का है। हाल ही में जिस टनल में देश के 41 मजदूर फंस गए और 16 दिन तक फंसे रहे। अक्टूबर 2018 में इनकम टैक्स ने छापेमारी की, आरटीआई नियमों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। 6 महीने बाद इस कंपनी ने 30 करोड़ का चुनावी चंदा खरीदा और पूरा का पूरा बीजेपी को दे दिया, किसी को 1 रुपया नहीं दिया। साल 2019 में आंध्र प्रदेश में सरकार बदल गई। उसी साल सरकार बदलने की वजह से इस कंपनी को कई झटके लगे, इनका ठेका इधर उधर हो गया। 10 अक्टूबर 2019 को संयोगवश नवयुग ने 15 करोड़ का चुनावी बॉन्ड खरीदा और पूरा का पूरा पैसा बीजेपी को दे दिया। और इसके बाद 22 अक्टूबर 2019 को आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने ठेका बरकरार कर दिया। दायर की इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अडानी समूह की नजर कई वर्षों से आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी पर थी, जो कि नवयुग समूह के पास चली गई थी। उस वक्त टीडीपी की सरकार थी, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदली। अडानी ने फिर से अपनी किस्मत आजमाई और भगवान सबको ऐसी किस्मत दे। 2021 में अडानी को सफलता मिल गई। अक्टूबर 2022 को नवयुग ने फिर से 10 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और फिर से पूरा का पूरा बॉन्ड बीजेपी के पास चला गया। बाकी नरेंद्र मोदी की और उनकी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्व स्तरीय लड़ाई लगातार जारी है, ये मोदी की गारंटी है। अब जरा वो कहानी सुन लीजिए जिस मामले में हम विश्वगुरु बन गए हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी को यह कहते हुए कि यदि तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तब भी हमको पैसा दो। सामने वाला कह देगा कि कहां से दें जब कुछ है ही नहीं तो। मगर चुनावी बॉन्ड के मामले में खेल दूसरा है। हमारे देश के कॉरपोरेट ने, सेठों ने ब्रह्मांड स्तरीय काम कर दिया है। इतने आगे निकल गए कि रास्ता खत्म हो गया। जिनके पास कुछ भी नहीं था वो भी करोड़ों अरबों का चंदा दे रहे हैं। जो घाटे में अपना व्यवसाय चला रहे हैं वो भी करोड़ों का चंदा, अरबों का चंदा दे रहे हैं। कुछ नहीं होना तो अलग बात है, जेब में 1 रुपया नहीं है ये अलग बात है, मगर जो घाटे में है, जो माइनस में चल रहे हैं, उन लोगों ने भी अरबों का चंदा दिया। चुनावी बॉन्ड की सूची में जो टॉप की 200 कंपनियां हैं उनमें से कम 16 ने मोटा मोटा चंदा दिया है, जबकि पिछले 3 सालों से लगातार घाटे में चल रहे थे। और हमारे देश के मोटे मोटे पेट वाले सेठों ने घाटे में रहने के बावजूद 710 करोड़ रुपए का चंदा दिया, यानी 7 अरब से भी ज्यादा। इसमें से 60% से ज्यादा चंदा केवल बीजेपी को मिला।
अब दुनिया भर के देश और दुनिया भर के राजनीतिक दल घाटे में चल रही कंपनियों से चंदा कैसे निकलवाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग हमारे विश्वगुरु से ले सकते हैं। दुनिया में कोई और कोई माई का लाल ये फार्मूला बता नहीं सकता। नाले का ढक्कन उल्टा करके पाइप लगा के चाय बनाने वाली बात हो या फिर घाटे में चल रही कंपनियों से अरबों रुपया चंदा लेने की बात हो, हमारे विश्वगुरु की कहीं कोई तुलना नहीं है। समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा नियम था कि आपकी कंपनी पिछले 3 सालों से जो भी लाभ कमा रही है उसका अधिकतम 7.5% ही चंदा दे सकती है। मगर मोदी सरकार को, खुद नरेंद्र मोदी को यह पहले से मालूम था, उन्होंने विचार बना लिया था कि जो जो कंपनियां घाटे में हैं उनसे अरबों का चंदा लेना है। इसीलिए उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि तुम चाहे एक को पैसा न कमाते हो, चाहे घाटे में चल रहे हो, तुम्हारी चड्डी बनियान भी उधार की है, तब भी हम तुमसे अरबों रुपए का चंदा लेंगे। यह पूरा सिस्टम तैयार किया गया चुनावी बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि यदि कांग्रेस यानी यूपीए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को ध्यान में रखा गया होता, वही नियम लागू रहते, तो ये जो टॉप की 200 कंपनियां हैं जिसमें से 16 ने भर भर के चंदा दिया है, ये 1 रुपया भी चंदा नहीं दे पाती। टॉप की 200 कंपनियां कुल मिलाकर खाली 21 लाख रुपए का ही चंदा दे पाती। मगर समझने वाली बात यह है और सच्चाई यह है कि इन कंपनियों ने मिलकर राजनीतिक दलों को 8,700 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और इन कंपनियों की लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है भारती एयरटेल। साल 2020-21 और 22-23 के बीच इसमें औसतन 9,716 करोड़ का घाटा दर्ज किया। पिछले 3 वित्तीय वर्षों में गिरावट के बावजूद कंपनी ने पॉलिटिकल पार्टीज को 197.6 करोड़ का चंदा दिया। आप सोच रहे होंगे हमको नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है। ये करोड़ करोड़ अरब अरब सुनकर नींद आ रही है। इतनी बार सुन रहा हूं, इतनी बार बोल रहा हूं कि नींद आ रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें से 197 करोड़ केवल और केवल बीजेपी को मिला। यानी भारती एयरटेल ने घाटे के बावजूद 197.6 करोड़ का चंदा दिया और इसमें से 197 करोड़ केवल और केवल बीजेपी को मिला। खाली 50 लाख नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 10 लाख आरजेडी को। यानी एक तरफ देश की अन्य पार्टियों को 60 लाख देता है और एक पार्टी को 197 करोड़। इसी तरह के तमाम उदाहरण रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया है। फुल स्क्रीन लगा देता हूं, आपकी इच्छा हो तो वेबसाइट पर जाकर पढ़िए, वो ज्यादा बेहतर है। खुद भी पढ़िए, बाकियों को भी पढ़ाइए, विश्वगुरु टाइप का कारनामा दिखाइए। इसी कारनामे के भरोसे कोई घूम घूम कर गारंटी बेच रहा है और 1947 में विकसित भारत बनाने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखाया जा रहा है। ऐसा ही सपना किसी ने 2022 को लेकर भी दिखाया था। अब सवाल यह है कि घाटे में चल रही कंपनियां चंदा कैसे दे रही हैं, कहां से दे रही हैं और क्यों दे रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्स बचाने के लिए जबरदस्ती और झूठे घाटा दिखाया जाता है और इसकी जांच न हो, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को, सत्ता में बैठी पार्टी को मोटा मोटा चंदा दिया जाता है। भाई जो सत्ता में है उसको भर भर के दिया जाएगा, बाकियों को चवन्नी पकड़ा दी जाएगी, क्योंकि कार्रवाई तो सत्ताधारी ही कर सकता है ना, जिलवा तो वही भेजेगा। दूसरा सवाल यह भी उठना चाहिए कि यदि ये घाटे में सच में है तो क्या किसी और माध्यम से इनके पास पैसा पहुंचाया जाता है जो काले धन के रूप में होता है और इन कंपनियों का सहारा लेकर पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जाता है? क्या इन चंदों में बड़ा हिस्सा काले धन का है या फिर पूरा हिस्सा ही काला काला है? क्योंकि घाटे में चल रही कंपनी अरबों रुपए का चंदा कैसे दे सकती है भाई, कहां से दे सकती है? इसका जवाब सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, या तो वो कंपनी या फिर विश्वगुरु। अब विश्वगुरु तो जवाब देने से रहे, वो जवाब तो देते नहीं हैं, खाली गारंटी देते हैं जवाब न देने की। और कंपनियां तभी बताएंगी जब सत्ता परिवर्तन होगा, जांच होगी, या फिर तब भी नहीं बताएंगे। जो सत्ता में होगा उसको कुछ माल खिला देंगे और सवाल समाप्त हो जाएगा। और इन सब में नुकसान होगा इस देश की जनता का, इस देश के खजाने का, और कुछ भी नहीं जाएगा फलाने का। एक तरफ जहां इतने बड़े बड़े मामले खुलकर सामने आ रहे हैं, कहीं किसी पर कोई कार्रवाई नजर नहीं आती। देश की जांच एजेंसियां उस मामले को लेकर धड़ल्ले से काम कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगाकर काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर दुनिया भर में भारत को क्या क्या लिखा जा रहा है, भारत के लोकतंत्र के बारे में क्या क्या लिखा जा रहा है, भारत की सरकार को क्या क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए। अल जजीरा दुनिया का एक माननीय अखबार है, इसने लिखा है कि डेड डेमोक्रेसी, यानी भारत का मरा हुआ लोकतंत्र। क्या भारत में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी विपक्षी पार्टियों को एक करेगी? यह अखबार साफ साफ लिखा है कि टॉप के अपोजिशन लीडर्स को चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तार करके प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र को बर्बाद करने की
कोशिश कर रहे हैं, कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। द वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि भारत के अपोजिशन पर जबरदस्त हमला, राजधानी के मुख्यमंत्री गिरफ्तार। इसने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का जिक्र भी किया है। CNN वर्ल्ड लिख रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हवाला दिया है। चुनाव से ठीक पहले यह कार्रवाई विपक्ष को तोड़ने के लिए की गई है। BBC ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को विपक्षी पार्टियों ने कहा लोकतंत्र का पतन। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र का डंका बज रहा है। हम लोकतंत्र की अम्मा हैं, लोकतंत्र को जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, ओढ़ते हैं और तकिया के रूप में लगाते हैं। लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है जी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।